फ़हीम अख्तर साहब लंदन ताज़ा और ख़ास मौज़ू पर कालम निगारी के लिए मशहूर हैं। उनकी ख़ास खूबी यह है कि वो मज़मून निगारी करते वक़्त मौज़ूआत के दोनों पहलुओं को सामने लाते हैं और उसमें मुख्तलिफ जवाज़ के साथ अपनी राय भी कायम करते जाते हैं और अपनी इस राय के लिए दलाइल भी पेश करते जाते हैं। वो जब मौज़ूआत के दोनों पहलुओं को सामने लाते हैं तो उसकी खूबी और ख़राबियों का भी ज़िक्र करना नहीं भूलते हैं, जो एक माहिर मज़मून निगार की खूबी होती है। इस बार फ़हीम साहब ने नोबेल इनाम हासिल करने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़िद और उनकी हमायत में सामने आने वाले लोगों, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू के का ज़िक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने हिंद-पाक सतह के उन अदारों पर भी तनकीद की है जो अवार्ड देते नहीं बल्कि बाँटते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ अदारों का उन्होंने ज़िक्र किया है जो बहुत जाँच-परख और छानबीन के बाद अवार्ड देते हैं। इस मज़मून में फ़हीम साहब ने उन लोगों की खिंचाई की है जिन्होंने नोबेल इनाम के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम पेश किया था। लगे हाथों उन्होंने नोबेल कमेटी के अहदेदारों पर भी उँगली उठाई है जिसने इस बार एक ऐसी खातून को नोबेल इनाम से नवाजा है जिसने गज़ा और फ़लस्तीन पर इसराइली हमले की हिमायत की है। नोबेल इनाम का जब ज़िक्र हुआ तो उन्होंने अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर का भी ज़िक्र किया है, जिन पर लाखों लोगों की हलाकतों का इल्ज़ाम है। इसके बावजूद नोबेल कमेटी ने 1973 में नोबेल इनाम के लिए हेनरी किसिंजर को मुंतखब किया था। ऐसा ही इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप पर भी है क्योंकि फ़लस्तीन पर हमले के लिए इसराइली जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है वो सारा का सारा अमेरिका का दिया हुआ है। ऐसे लोगों के इंतखाब की वजह से नोबेल इनाम के वक़ार पर भी सवालिया निशान लग गया है। फ़हीम साहब ने इस मज़मून में इस तरह की बेशुमार बातें लिखी हैं। अवार्ड की अहमियत और अफ़ादियत के ताल्लुक से मज़मून एक थीसिस की हैसियत रखता है। बहरकैफ आप भी इस मज़मून को पढ़ें और आगे पढ़ने के लिए अपने दोस्तों को शेयर कर दें। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए के उन्वान से फ़हीम साहब ने इस बार मज़मून लिखा है। उन्होंने लिखा है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उन दिनों मैं कॉलेज में होता था जब निकाह फ़िल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में टूट पड़ते थे। ताहम निकाह फ़िल्म के गाने सबके ज़ुबां पर थे जिसमें दिल के अरमा आंसुओं में बह गए मुझे काफ़ी पसंद था और मैं भी गाए-गाए गाता और सुनता रहता था। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हाय आज भी हम कभी-कभी गुनगुनाने लगते हैं और क्यों ना गुनगुनाएँ। बंदा तो समझ बैठता है कि किस्मत अशारों पर नाचेगी लेकिन किस्मत ने तो सीधा जूता दिखा दिया। बड़ी-बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी जैसे दुनिया उसी के इरादों पर चलती हो। आज जब हकीकत ने चेहरे पर थप्पड़ मारा तो अकल कुछ ठिकाने आई मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ख्वाब टूटे, दुआएं बेसर गई और अब साहिब दिल बैठे हैं फ़लसफ़ा झाड़ते हुए कि ज़िंदगी एक इम्तिहान है। अरे भाई इम्तिहान नहीं सबक था, मगर तुम्हें मज़मून ही याद रहा मफ़हूम नहीं। मैं भी क्या कहने वाला था और ना जाने क्यों आंसू बहाने लगा। ताहम आज के कॉलम में नहीं बल्कि कोई और आंसू बहा रहा है। अवार्ड एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनकर हर किसी को दिली खुशी होती है, चाहे वो अवार्ड पाने वाला हो या देने वाला हो। ये रवायत सदियों से चली आ रही है। जब कोई अपने फ़न या काबिलियत का मुज़ाहरा करता है तो उसे उसकी खासियत और काबिलियत के लिए अवार्ड से नवाजा जाता है। अवार्ड की अहमियत सिर्फ एक ट्रॉफ़ी, रकम या सर्टिफिकेट में नहीं छिपी होती बल्कि उस एतराफ़ में होती है जो किसी की मेहनत, लगन और काबिलियत को तस्लीम करता है। ये एक अलामत है कि किसी ने अपनी कोशिशों से फ़र्क पैदा किया है, चाहे वो फ़न में हो, खिदमत में हो या इल्म में हो। अवार्ड सिर्फ फ़र्द के लिए नहीं बल्कि मुआशरे के लिए भी एक अहम पैगाम होता है कि मेहनत ज़ाय नहीं जाती और अच्छा काम पहचाना जाता है। रवायती तौर पर अवार्ड देने का मकसद सिर्फ तारीफ़ नहीं बल्कि तरगीब भी होता है, यानी ताकि दूसरे भी हौसला पाए और अपनी कोशिशों को नई सिमत में ले जाए। मगर अफसोस के आज के ज़माने में कभी कभार ये रवायत दिखावे और ताल्लुकात का शिकार बन जाती है। असल रूह तभी ज़िंदा रहती है जब अवार्ड दिल से दिया जाए और दयानतदारी से हासिल किया जाए। तब वो सिर्फ एक शील्ड नहीं बल्कि इज़्ज़त की अलामत बन जाता है। अब बचपन में हमने ऐसी कई कहानियाँ पढ़ी थी कि फ़लाँ बादशाह ईरानी ने किसी आम इंसान को उसकी बहादुरी के लिए इनाम से नवाजा। मुख्तलिफ ममालिक में तरह तरह के इनामात और अवार्डों को दिए जाने का रिवाज आज भी कायम है। यूनान में ओलंपिक जीतने वाले को पत्तों से सजे हुए ताज को सर पर पहनाने का रिवाज आज भी कायम है। कुछ मुल्कों में पत्थरों पर लिखी हुई तहरीर को अवार्ड के तौर पर दिया जाता है। बेशतर ममालिक हैं में जंगी सिपाहियों को बहादुरी के लिए उनके कांधे पर कांसे के तमगे लगाए जाते हैं। इस तरह ज़माना कदीम से अवार्डों का सिलसिला शुरू हुआ है और आज भी दुनिया में काफ़ी मकबूल आम है। अब तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अवार्ड गली और मोहल्ले के लोगों को भी दिया जाने लगा है। शायद उसकी एक वजह अवार्ड की
मकबूलियत या अवार्ड का गिरता हुआ म्यार है। पहले साल ब साल चंद खास अवार्ड हासिल करने वालों का नाम सुना जाता था, लेकिन अब तो हर रोज़ किसी न किसी अवार्ड दिए जाने की खबर सुनी जाती है। थोड़ी देर के लिए अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मिसाल लें तो हर रोज़ किसी न किसी को अवार्ड दिए जाने की खबर मिलती रहती है। मुझे इससे हैरानी नहीं होती, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आबादी में जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इस लिहाज से अवार्ड हर रोज़ बांटना ज़रूरी हो चुका है। ताहम मुंतज़मीन को शायद ये आसानी ज़रूर हो गई होगी कि उन्हें अवार्ड पाने वालों की सलाहियत और काबिलियत का जायज़ा बड़े पैमाने पर नहीं लेना पड़ता और अवार्ड आसानी से बांट दिए जाते हैं। इन तमाम बातों के अलावा भी दुनिया में कुछ तंजीमें अवार्ड देने के काम को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं और अवार्ड का मेयार भी बरकरार रखे हुए हैं। तभी उन पर अवार्ड को पाने वालों के नाम को सुनकर कोई हैरानी नहीं होती और दिल खुश हो जाता है। इसके अलावा अवार्ड देने वाले अदारे इस शख्स के कारनामे और उसकी कामयाबी के बारे में एक जामा रिपोर्ट या तफसील शाया करते हैं, जिससे अवार्ड पाने वालों के तय खुशी का इजहार किया जाता है। इसके अलावा मीडिया भी अवार्ड के मुताल्लिक़ एक उम्दा और आला रिपोर्ट शाया करता है, जिससे अवार्ड और उसके पाने वालों के बारे में तशफ़ी बख्श इत्तलात मौसूल होते हैं। अवार्ड पाने वाले शख्स के मुल्क, ख़ानदान और अदारा और समाज में भी खूब जश्न मनाया जाता है। ताहम पिछले कुछ दिनों से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इस खबर को पढ़कर बड़ी हैरानी के साथ अफसोस भी हुआ कि ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हो, उसने एक खत अमरीकी सदर को दिया जिसमें उन्हें नोबल इनाम के लिए नामजद किया है। बात यही ख़त्म नहीं होती, इससे कबल पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने भी अपने अमरीकी दौरे के दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करके उन्हें नोबल इनाम के लिए नामजद किया था। और रही सही कसर तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कर दी, जब मिस्र के शहर शर्मील शेख के गज़ा अमन सरबराही इजलास में ट्रंप और दुनिया के कई लीडरों की मौजूदगी में मुतअद्दिद बार अमरीकी सदर ट्रंप को नोबल इनाम देना चाहिए कि रट लगाकर दुनिया को हैरान कर दिया। वहीं अमरीकी सदर ट्रंप ने माजी में मुतअद्दिद मरतबा कहा कि उन्हें नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए। जी, ये सुनकर आपकी तरह हमारे भी कान खड़े हो गए थे। उनका कहना है कि उन्होंने अरब इसराइल में इब्राहिम मुआहदों जैसे अमन इक़दामात किए और दीगर तनाज़ात को कम करने में मदद की। वैसे ट्रंप साहब को याद दिलाया जाए कि गज़ा में हज़ारों बच्चों और औरतों को इसराइली फ़ौजी के ज़रिए मारने में अमरीकी इसलाह का खूब इस्तेमाल किया गया। सोने पे सुहागा ये कि ट्रंप के नामज़द करने वालों में एक अहम नाम बेंजामिन नेतन्याहू का है, जिसे आईसीसी कोर्ट ने जंगी जराइम, बेगुनाह शहरियों पर हमले, भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बुनियाद पर वारंट जारी किया। यानी कि ट्रंप को नोबल इनाम पाने के लिए कैसे कैसे लोगों के तलवे चाटने पड़ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि नोबल फातह कौन मुंतखब करता है। मुख्तलिफ अदारे हर साल हर ज़मरे में इनाम देते हैं। 6 में से 5 का इंतखाब स्वीडन में होता है, लेकिन नोबल अमन इनाम के फातह का इंतखाब नार्वे की नोबल कमेटी करती है। ये कमेटी 5 अफराद पर मुश्तमिल है, जिन्हें नार्वे की पार्लियामेंट ने मुंतखब किया है। माहिरीन तालीम, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, साइंसदान, साबका फातिहीन और कौमी हुकूमतों के अरकान, ये सभी उन लोगों के नाम जमा कराने के अहल हैं जिन्हें वो महसूस करते हैं अमन का नोबल इनाम जीतने का हकदार है। इस साल 343 उम्मीदवार थे, जिनमें से 251 अफराद और 92 तंजीमें थी, लेकिन हमेशा की तरह नामों का इंकशाफ नहीं किया गया कि शॉर्ट लिस्ट में कौन कौन लोग शामिल हैं। नोबल इनाम आलमी सतह पर अहम वक़ार रखता है और जीतने वालों को 10 मिलियन स्वीडिश करोना या इनामी रकम दी जाती है। 1895 में नोबल प्राइज़ का आगाज़ मारूफ स्वीडिश साइंसदान अल्फ्रेड नोबल ने किया था। नोबल प्राइज़ केमिस्ट्री, अदब, अमन, फिज़िक्स और फिजियोलॉजी, मेडिसिन के माहिरीन को दिया जाता है। ताहम 1968 में माशियात के लिए नोबल प्राइज़ की भी शुरुआत की गई। अवार्ड का फैसला स्वीडिश अकेडमी के माहिरीन मेंबरान करते हैं। हर साल 10 दिसंबर को स्वीडन में ख़ास तकरीब होती है, जिसमें अवार्ड याफ्ता अपना लेक्चर पढ़ते हैं और अपना अवार्ड वसूल करते हैं। तो यहाँ सवाल यह है कि क्या नोबल इनाम अमन ईमान पाने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप का ख्वाब कब पूरा होगा? मुमकिन है अगली बार, या क्योंकि उनकी हमायत में जिस तरह प्रोपेगेंडा हो रहा है, उससे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ट्रंप नोबल इनाम लेकर ही दम लेंगे। वैसे इस साल नोबल इनाम अमन इनाम के ऐलान भी मतनाज़ा बना हुआ है। उसकी एक वजह इस बार का नोबल अमन इनाम उस खातून को दिया गया जिसने गज़ा पर इसराइल की बमबारी की हिमायत की थी।
ये पहला मौका नहीं जब अमन का नोबेल इनाम सितम ज़रीफ़ी और तंज़ की अलामत बन गया हो। लेकिन इस साल नोबेल अमन इनाम का फैसला वाकई चौंका देने वाला है। ये इनाम जो कभी अमन के मुहाफ़िज़ों को इज़्ज़त देता था, इस बार जिस सिहूनी हुकूमत के लिए खुली हमदर्दी रखने वाली इंतहा पसंद दाएं बाजू की खातून है, जो अपने मुल्क में सियासी और इक़्तिसादी अदम अदम इस्तेहकाम के वाशिंगटन के एजेंडे के साथ तवील अरसे से खुद को मुंसलिक करती हैं। 2 साल से गज़ा में नस्लकुशी दुनिया की आंखों के सामने आश्कार हुई, मगर इसके बावजूद उस साल नोबेल अमन इनाम पाने वाली माचाडो ने कभी भी मुतासरीन के लिए बात नहीं की और न ही मजालिम की मजम्मत की। इसके बजाय मोहतरमा ने खुलेआम इसराइल का साथ दिया और ऐलान किया कि दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देनी चाहिए। ताहम नोबेल इनाम जैसे मोतबर आलमी शनाख्त का अगर सियासी या ज़ाती मतनाज़ा मकासद के लिए इस्तेमाल न हो, तो ये न सिर्फ उस इनाम की अहमियत को पामाल करता है, बल्कि दुनिया भर में अमन, इंसाफ और इलाकाई क़यादत व अखलाकी क़यादत पर से एतमाद भी मुतज़लज़ल हो जाता है। वैसे नोबेल प्राइज़ की बुनियाद अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत पर रखी गई, जिन्होंने वाज़ा लिखा कि अमन ने उस शख्स या अदारे को दिया जाना चाहिए जो कौमों के दरमियान भाईचारा, मुसल्लह अफवाज की कमी या अमन कॉन्फ्रेंस के फ़रोग के लिए काम करे। खैर, ये तो वसीयत है, तो नोबेल इनाम की पामाली कैसे हो सकती है? अगर सियासी असर रसूल या किसी खास ताकत के दबाव पर दिए जाए, या किसी मतनाज़ा शख्सियत और शख्सियात जिन पर जंगी जराइम या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात हो या अखलाकी तज़ाद, अमन इनाम ऐसे शख्स को दिया जाए जो बैक वक्त किसी और जगह पर तशद्दुद में मुलविस है। अगर तारीख़ का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर को 1973 में वियतनाम जंग के दौरान अमन इनाम मिला था। हालांकि उन पर लाखों हलाकतों में किरदार अदा करने का इल्ज़ाम था। इस बात से नाराज़ होकर खुद नोबेल कमेटी के कुछ मेंबरों ने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसी मतनाज़ा शख्स को यह इनाम दिया गया तो ये सिर्फ एक अफसोसनाक बात नहीं होगी, बल्कि अखलाकी मेयार के इन्हतात की निशानी भी होगी। जब अमन जैसे अजीम तस्वुर को खुद अमन के मुहाफ़िज़ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करे, तो दुनिया में इंसाफ की उम्मीद कमज़ोर हो जाती है, सच्चाई और झूठ का फ़र्क धुंधला हो जाता है और नौजवान नस्ल का एतमाद टूट जाता है। मैं अवार्ड हासिल करने वालों की काफ़ी कदर करता हूँ, क्योंकि इससे उस शख्स को लियाकत और काबिलियत का सिला मिलता है और उसे एक एजाज़ और रुतबा भी मिलता है। लेकिन वहीं मैं इस बात से भी फ़िक्रमंद हूँ कि चंद मुफाद परस्त और सरमादारों ने अवार्ड का मेयार गिराने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। जालिमों और नस्लकुशी करने वालों के साथ खड़े होने वाले को जमहूरियत और अमन के चैम्पियन के तौर पर इज़्ज़त देना नोबेल अमन कमेटी के खिलाफ अखलाकी सवाल को बेनकाब करता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इनाम एक बार फिर सियासी अलाकार बन गया, उसका असल मकसद छीन लिया गया है, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोगों के जहन में एक सवाल उभरा है कि आखिर सदियों पुरानी रवायत को क्यों ना नाम पर मुफाद परस्त और सरमादार बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हर जी शऊर इंसान ऐसे नाम नहाद और मुफाद परस्तों को अपनी सियासी दुकानदारी से चकनाचूर कर देंगे। ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे ताकि तालीम याफ्ता और काबिल ज़िक्र जो अवार्ड पाने के लिए मुस्तहिक है, उनके वक़ार को मज़ीद धचका ना पहुँचे और अवार्ड का बावकार सिलसिला जारी रहे। मज़मून अच्छा लगे तो पढ़ें और अपने दोस्तों के लिए आगे बढ़ा दें।